हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा। कंडीशन ये है कि आपको अंत तक बने रहना है और हर एक चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करना है। जैसा मैं कहूँगा कॉपी पेन लेकर बैठना, और लास्ट में आपको एक इम्पोर्टेंट नोट्स भी दे दूंगा ताकि जितना भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है आपको सारा का सारा चीज़ें जो है वो कंप्लीटली माइंड में सेट हो जाए। सबसे पहले एक्सेलरेशन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो W है ये हमारा एक्सेलरेशन का साइन है। ठीक है, फिर ये जो साइन आया है ये ट्राइंगल का साइन, ये क्या है? चेंज का साइन है। चेंज इन के का मतलब यहाँ पर क्या है? कैपिटल है। इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, चेंज इन कैपिटल। ठीक है, फिर आ जाता है चेंज इन हमारे पास इनकम। इनकम को हम Y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन इनकम। ठीक है, चेंज इन इनकम। अभी एक एग्जांपल से चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो, अगर देखते हैं सबसे पहले कि अगर आपके पास एक फर्म है, उस फर्म में आपके पास एक क्या है? मशीन है, और वो मशीन कितने की है? 10,000 रुपये की मशीन है। ये प्रोडक्शन कितना करके देती है आपको? ये प्रोडक्शन करके देती है सिर्फ 2 गालीचे। ठीक है, 2 गालीचे एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर 2 गालीचे प्रोड्यूस करके देती है, और एक गालीचा 1,000 रुपये का है तो 2 गालीचे 2,000 रुपये के हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर रखना चीज़ों को। इतना समझ में आ गया। अब इस पूरी की पूरी एक्सेलरेशन प्रिंसिपल की थ्योरी में हम ये सोचकर ये अज्यूम कर कर चलते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कांस्टेंट है। जितनी दर से ये आ रही है ना डिमांड, उतनी ही दर से आती रहेगी, ये हम मानकर चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, इस चीज को क्लियर रखना। अब डिमांड आ जाती है 2 और गालीचों की। पहले कितने थे? 2। पूरा दिन काम करेगी, 2 पूरे कर देते थे, पूरा हो जाता सिस्टम। पर अब डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। अब डिमांड 2 और की है, तो हमें एक और मशीन लगानी पड़ेगी। फिर से 10,000 की वो मशीन होगी, और इससे हमें प्रोडक्शन कितना होगा? 2 और गालीचे मिलेंगे। टोटल कितने हो गए? 4, और 4 की ही डिमांड हो रही थी। तो डिमांड तो हम पूरी कर देंगे इस चीज से, पर हम रेशियो कितना, ये एक्सेलरेशन कैसे पता करें कि हमारा कितना कुछ लग गया? तो इसका एक प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी या कितना कैपिटल बनाने के लिए इस्तेमाल सामान या पैसा इस्तेमाल करा, वो आप ऊपर रखो, और जितनी आपकी इनकम उससे जनरेट होगी उसे आप नीचे नीचे रखो। देखो, ठीक है, यही करा हमने। इस मशीन से पूरा दिन काम करेगी तो ये एक दिन में 2,000 रुपये बनाएगी, पर इन्वेस्टमेंट हमारी 10,000 की लगी, तो ऐसा ही हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं, कैंसल आउट करते हैं। कैंसल आउट करने के बाद हमारे पास आता है 5:1। यानी कि एक्सेलरेशन प्रिंसिपल हमें ये बता रहा है कि आपने 1 रुपये को जनरेट करने के लिए, 1 रुपये की इनकम बनाने के लिए आपने 5 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट बात कि आपने 1 रुपये को बनाने के लिए 5 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। हमेशा ध्यान रखना, देखो नॉर्मल लाइफ है, हम फायदे और नुकसान को ही देखते हैं। हम इंसान हैं तो फायदे नुकसान को देखेंगे, तभी जो चीज हमें अच्छी लगेगी उसको करेंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा कम होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, पर आपको ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी है कि हमेशा अगर दूसरा रास्ता निकले, अगर आप 10,000 की ना लगा के आप दूसरे तरीके से करूं, तो अगर आपका रेशियो ये पड़ता है तो आप इसको उठाओगे, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपने फायदे को देखेंगे। जहां मुझे 1 रुपया लगाने के बाद 5 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद 1 रुपया मिल रहा है, तो और दूसरी तरफ मुझे 4 रुपये लगाने के बाद 1 रुपया मिल रहा है, तो मैं इसको चूज करूंगा, ज्यादा बेनिफिट मेरे लिए ये है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये चीज मैंडेटरी होती है। हम इंसानों की ये सोच है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कमा पाए, तो दोनों में जब कंपैरिजन आएगा तो हम कम वाले को ही चुनेंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात थी, आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अब यहाँ पर देखो और भी चीजें हैं, इसको और भी थोड़ा सा डीपली समझते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब यहां देखते हैं एक और बात। देखो, जब भी आपकी इनकम बढ़ती है,
उसी चीज़ को और भी अच्छे से समझ रहे हैं हम। जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम के साथ कई चीज़ें बढ़ती हैं। पहली चीज़ बढ़ेगी आपकी एमपीसी, ठीक है, फिर आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है, फिर कंजप्शन भी आप करोगे। तो इनकम बढ़ने से ये 3 चीज़ें बढ़ गई। इन 3 चीज़ें बढ़ने से ये पूरा पक्का हो गया कि आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। पर इसी बीच जो एग्रीगेट सप्लाई है वो 1 की दर से बढ़े। एग्रीगेट डिमांड 3 की दर से बढ़ रही है और एग्रीगेट सप्लाई सिर्फ 1 की दर से बढ़ रही है। तो इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमेशा इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को दोनों को समान में लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बढ़ी हुई डिमांड को हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के थ्रू पूरा कर देंगे, फुलफिल कर देंगे, ठीक है। आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना आ गया, आपने थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में देख लिया, ठीक है। मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन के डिफरेंस को यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लायर होता क्या है, देखो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से इनकम में कई गुना चेंज आ जाए, जितने गुना चेंज आया है उस गुना को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं, सबसे पहली बात। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या है। मल्टीप्लायर इज द रेट ऑफ अ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये और कुछ नहीं है, हमारा फॉर्मूला ही है जिसे हमने यहाँ पर लास्ट में लिख रखा है कि चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। उसी चीज को हमने यहाँ पर लिख रखा है। सेकंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन मार्जिनल प्रोफिट टू कंज्यूमर, यानी कि एमपीसी के ऊपर मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है डिपेंड करती है। तीसरा फैक्टर क्या है, इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर। कौन से तरीके का मल्टीप्लायर, कौन से तरीका का फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। इट रिलेट्स, वो मल्टीप्लायर किससे रिलेट करता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक्सेलरेशन। देखो इट एग्जामिन्स दैट द चेंज इन नेट इन्वेस्टमेंट। अब ये नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं, हमारा फॉर्मूला ही है और इसे हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यहाँ पर जो ये आई लिख रखा है। फिर इसकी जगह पर हम और किस को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल, जिसे हमने कर भी रखा है, यानी कि चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन इनकम, और वो हमने नीचे लिख रखा है, जस्ट फॉर्मूले को हमने लैंग्वेज लिख रखी है। सेकंड में वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन डिपेंड्स, एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, COR पर, यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। किसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू। फिर तीसरा फैक्टर है, इट इज गवर्नमेंट बाय द टेक्निकल फैक्टर। हमने एग्जांपल में भी देखा था कि हम मशीनरीज की बात करते हैं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन के अंदर, यानी कि वहां पर टेक्निकल चीजें आ रही हैं, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, एक्सेलरेशन टेक्निकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। इट इज रिलेटेड टू इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और किसके, कौन सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये डिपेंड होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। इसमें ये हम मानकर चलेंगे कि सभी की सभी जो मशीनरी है उनका हम पूरा का पूरा इस्तेमाल कर चुके हैं, और जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हमें एडिशनल कैपिटल लगानी ही पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है फिक्स्ड एक्सेलरेशन और फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशो। इन दोनों का ही मतलब एक है। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल में हम ये मान कर चलेंगे कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था स्टार्टिंग में, जहाँ पर हमने 5:1 का अनुपात देखा था। इस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं, और ये हमेशा कम होना चाहिए। अगर आपके पास दो कंपैरिजन आए, दो सिचुएशन आए, एक सिचुएशन में आपको 3:1 का अनुपात मिले और दूसरी सिचुएशन में 2:1 का अनुपात मिले, तो 2:1 का अनुपात आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जिसमें कैपिटल आउटपुट रेशो जितनी कम होगी उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। इस बात को समझने के लिए आप इस चीज को समझ सकते हो कि 3:1 का मतलब ये है, 1 रुपये को प्राप्त करने के लिए आपने 3 की इन्वेस्टमेंट करी, और दूसरी तरफ 1 रुपये को प्राप्त करने के लिए आपने 2 की इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो, ये बेस्ट रहता है। इसी को हम कैपिटल आउटपुट रेशो कहते हैं।
और ये हमेशा फिक्स्ड रहनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है परमानेंट इंक्रीज इन डिमांड। स्टार्टिंग में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी जिसकी वजह से इनकम कई गुना बढ़ेगी। बढ़ी हुई इनकम से लोगों ने डिमांड और कंजप्शन किया जाएगा। पर यहाँ पर जो प्रोडक्शन है और जो इन्वेस्टर हैं वो तभी कैपिटल लगाएंगे, तभी कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जब हमारी जो डिमांड है वो परमानेंट होगी। इसलिए हमारी ये मान्यता रहेगी कि जो डिमांड है वो परमानेंट हो। फोर्थ पॉइंट है फर्म विल इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि जो फर्म है वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाए बिना डिमांड को हायर नहीं कर सकती। इसलिए उनकी ये कंडीशन बन जाती है कि उन्हें कैपेसिटी को बढ़ाना ही पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है कैपिटल इक्विपमेंट इज़ इंडिविजुअल। कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी हो गई, इन्हें हम कभी भी टुकड़ों में नहीं ला सकते। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, 10,000 को हमने डिवाइड करा था 2,000 से, और ये 10,000 की एक मशीन आई थी। तो ये आपकी जो मशीन आई है ये आप पूरी की पूरी यूनिट में लेके आओगे, इसे आप टुकड़े नहीं कर सकते कि आज हमने एक टुकड़ा लिया है कल तो दूसरा टुकड़ा लिया है। तो जो मशीन आएगी, जो कैपिटल आएगी, वो पूरी की पूरी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न ये हमें बताता है कि जितने के बराबर आपने इनपुट किया है, यानी कि आपने कैपिटल लगाई है, उतने के बराबर आपको आउटपुट यानी प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये हमारा पॉइंट इस बारे में बताता है। सबसे पहले यहाँ पर हम दो चीज़ों को एज्यूम करके चलेंगे कि एक्सेलरेशन यहाँ पर 3 होगी और डिप्रिशिएशन का पहले मैं मतलब बता देता हूँ। जैसे हमने कोई मशीनरी वगैरह लगाते हैं तो उसमें कोई टूट फूट होती है, तो उस टूट फूट को ही हम क्या कहते हैं, डिप्रिशिएशन कहते हैं। और वो हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि 1/5 है। फिर यहाँ पर आउटपुट देखो कितना है, यहाँ पर हम एक बार कंसीडर करके चलते हैं कि 500 है, ठीक है। फिर 500 को आपने कैपिटल निकालना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 500 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 5 3 जा 15, यानी कि 1500 रुपये हो जाएगा। अब इस 1500 को हम 1/5 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ से 300 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है और डिप्रिशिएशन है, ये दोनों इक्वल होते हैं। देखो एक मान के चलो कि एक मशीन थी, वो ख़राब हो गई, उसमें टूट फूट कह लो या रिप्लेसमेंट कॉस्ट कह लो, दोनों बात एक ही है। इसलिए यहाँ पर डिप्रिशिएशन और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दोनों बराबर रहती है, तो ये भी 300 हो जाएगा। देखो नेट के लिए क्या करना होता है, नेट निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये जो आपने निकाला है यानी कि कैपिटल निकाला है, इसमें से आपको दोबारा से इसको माइनस करना है, यानी कि 1500 माइनस 1500 तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ग्रोस इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है, ये दोनों इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकल जाती है, यानी कि रिप्लेसमेंट प्लस में नेट को। रिप्लेसमेंट 300 की थी और नेट हमारी 0 आई है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो 300 हो गया। ये थी हमारी फर्स्ट। उसके बाद देखते हैं सेकंड। यहाँ पर 510 लेके चलते हैं, 510 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमारी कैपिटल निकल जाएगी। देखो 3 1 3 3 5 15, तो हमारे पास आएगी 1530। 1500 मल्टीप्लाई में 1/5। अभी मैं यहाँ पर आप सोचोगे कि ये दोबारा 1500 से ही क्यों काट रहे हैं हम, क्योंकि इसलिए काट रहे हैं क्योंकि डिप्रिशिएशन जो हुआ होगा, देखो कोई भी मशीन लगाओगे आप, ऐसा तो नहीं है कि जिस एक उसी साल आपका कोई फॉल्ट आ जाए, फॉल्ट आएगा या फिर अगले साल आएगा या फिर उस अगले साल आएगा, उसी टाइम तो नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको कंसीडर करके चलेंगे कि 1500 ही है, ठीक है। अब ये 300 यहाँ पर फिर से 300 लिखा जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 1530 माइनस 1500, तो यहाँ पर 30 का आ जाएगा हमारे पास नेट। अब इन दोनों को अब जब हम ऐड करेंगे 300 प्लस में 30, तो हमारे पास आएगा 330, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 525 को ले लेते हैं, 525 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। जब हम 5253 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 51575, ठीक है। अब इसको करते हैं हम डिवाइड, 1575 को डिवाइड कर देंगे 1/5 के साथ, तो हमारे पास आएगा 306 आ जाएगा। डिप्रिशिएशन और रिप्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पर 306 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं,
तो 1575 माइनस 1530, तो हमारे पास आएगा 45। ठीक है, अब ये 45 इसको और इस 45 को ऐड कर देंगे, 306 प्लस में 45 हमारे पास कितना हो जाएगा, 351 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये टेबल को बना सकते हो। अच्छे से समझ में आ गई होंगी आई होप आपको सभी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।